हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉबकर। आज के वीडियो में जीके और जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम को ब्लैंक के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005 या 15 जुलाई 2005। राइट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम को 15 जून 2005 के दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इसको 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। आपको इसको भी याद रखना है। इसके बाद इस अधिकार के द्वारा राष्ट्र की सरकार अपने नागरिकों के समक्ष जो सरकार के कार्य होते हैं उनको और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शंस हैं झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के पुणे में अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट है। ठीक है, इसको 14 अगस्त 2016 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिन रहा। ठीक है, एज अ पीएम ये 16 वर्ष 286 दिन तक कार्यरत रहे और भारत के पीएम में सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत रत्न पाने वाले पहले पीएम भी थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे पीएम थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, पीएम के पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और राष्ट्रपति को संसद के किसी भी एक सदन में महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के 124वें अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है तो राइट आंसर होगा 124वें अनुच्छेद में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि एट प्रेजेंट सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 34। ठीक है, इसमें क्या होता है 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो एन.वी. रमन्ना एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें चीफ जस्टिस हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनसे पहले भारत के 47वें सीजेआई थे शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी दी गई थी, तो आपका राइट आंसर होगा संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 दी गई। इसमें 7 अन्य न्यायाधीश और एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन काम के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ा कर कितनी कर दी गई है, 34 कर दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ब्लैंक में स्थित है। ऑप्शंस हैं तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, नरेंद्रपुरी या महेंद्रगिरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, ये क्या है, ये इसरो का लॉन्चिंग पैड है। ठीक है, यानी कि इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि श्रीहरिकोटा चेन्नई एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वीप ही अलग करता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन या फॉरेस्ट कवर है। ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, यानी कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर एरिया पर वन लगे हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वन आच्छादन ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट टाइम वन रिपोर्ट आई थी 2019 में। ठीक है, ये वन रिपोर्ट 2 वर्षों में एक बार प्रकाशित की जाती है। तो 2019 के बाद अब ये रिपोर्ट कब आएगी? 2021 में। ठीक है, 2019 में वन रिपोर्ट आई थी 16वें नंबर की, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा हम किसी भी क्षेत्र को वन कब कहेंगे कि वो क्षेत्र वन है? इसकी 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त क्या होगी कि जहाँ भी वन फैला हुआ है वो एरिया कितना होना चाहिए? 1 हेक्टेयर का होना चाहिए, और इस 1 हेक्टेयर के एरिया में कम से कम 10% से अधिक हिस्से पर या 10% हिस्से पर पेड़ पाए जाने चाहिए। ठीक है, तब हम उस एरिया को क्या बोलेंगे कि ये वन है। इसके अलावा 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 21.67% भाग पर वन है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये विश्व के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो विश्व के क्षेत्रफल के 2% के बराबर है। ठीक है, यानी कि विश्व के क्षेत्रफल में जितने भी एरिया पर वन फैले हुए हैं उसमें से 2% भाग किसका है? हमारे भारत का है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं 371, 370, 368, 372। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 370। इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? ऑप्शंस हैं मैसूर, हैदराबाद, अहमदनगर या अहमदाबाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान मैसूर के एक शासक थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था हैदर अली, तो ये हैदर अली के उत्तराधिकारी हुए। आपको यहाँ से याद रखना है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम को। ठीक, श्रीरंगपट्टनम में ही इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। इसके अलावा टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें से 2 मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओंकारेश्वर में स्थित हैं। ठीक है, उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे पर है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो ओंकारेश्वर है वो नर्मदा नदी के किनारे पर खंडवा नामक जिले में स्थित है, और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का एकमात्र नदी द्वीप है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध कब कब हुआ, तो 1948 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध का संबंध किससे था? कश्मीर से, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है 1965 में एक युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, इसका संबंध भी कश्मीर से था। 1999 में युद्ध हुआ, इसका संबंध कारगिल युद्ध से था। ठीक है, इसके अलावा एक युद्ध हुआ 1971 में, इस युद्ध का संबंध पूर्वी पाकिस्तान से था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि प्रेजेंट का बांग्लादेश। ठीक है, आपको इतने युद्ध याद रखने हैं। ये चारों युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शंस हैं बाबर, टीपू सुल्तान, औरंगजेब या बहादुर शाह द्वितीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था।
इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या याद रखना है कि मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की, तो आपका राइट आंसर होगा बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। इसके अलावा 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की। ठीक है। 1526 के बाद 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा, तो आप इसे भी याद रखेंगे। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हैं धार, कैमूर जिला, शिवपुरी या रीवा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, काहिरा बांध कैमूर जिला बिहार में स्थित है। ये जो काहिरा बांध है ये वरुण कम्युनिटी के अंडर आता है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि काहिरा बांध बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और ये वरुण कम्युनिटी के अंडर आता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है। ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश में सुंदरवन फैला हुआ है। बेसिकली सुंदरवन है क्या, गंगा और यमुना का जहाँ पर डेल्टा बनता है उसी को क्या बोला जाता है, सुंदरबन बोला जाता है। ठीक है। गंगा और यमुना के डेल्टा को सुंदरबन बोला जाता है। ये कहाँ पे है, तो भारत के पश्चिम बंगाल नाम के राज्य में और बांग्लादेश में सुंदरबन का डेल्टा फैला हुआ है। यहाँ से आपको याद रखना है कि सुंदरबन के डेल्टा में मैनग्रोव नाम के वनस्पति पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा आप याद रखेंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो इसका संयुक्त नाम होता है मेघना। ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे। ऑप्शंस हैं उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तानसेन ग्वालियर जिले से बिलोंग करते हैं और ग्वालियर जिला कहाँ का है, एमपी का है। इसके अलावा ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा भी स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान भी प्रदान किया जाता है, वो भी ग्वालियर में ही प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा 2020 में 56वां तानसेन सम्मान दिया गया है पंडित सतीश व्यास को। ठीक है। और सतीश व्यास संतूर वादक हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थान ब्लैंक के समीप है। ऑप्शंस हैं डिंडोरी, अमरकंटक, उमरिया या खजुराहो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक के पास से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। नर्मदा नदी निकलकर पश्चिम की तरफ बह जाती है, सोन नदी निकलकर पूर्व की तरफ बह जाती है और जोहिला नदी निकलकर दक्षिण की तरफ बह जाती है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। ऑप्शंस हैं दर्पण के पीछे, वस्तु के पीछे, दर्पण से अनंत दूरी पर, वस्तु एवं दर्पण के मध्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। अगला क्वेश्चन है संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। ऑप्शंस हैं केंद्रक द्रव्य, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली पशु की कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक रखती है, यानी कि कोशिकाओं के अंदर जितना भी कोशिका द्रव्य भरा होता है उसको अलग अलग रखने का काम कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि। ऑप्शंस हैं इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है, इसमें संयुक्त पत्तियां हैं, संवहनीय बंडल वलय में उपस्थित हैं या पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा संरचना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं एक बीजपत्री इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें रेशेदार जड़ प्रणाली होती हैं। अगला क्वेश्चन है
संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। ऑप्शन हैं सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त या उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपास्थि, अस्थि और रक्त ये तीनों संयोजी ऊतक का उदाहरण है, जिसमें से रक्त एक तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। ऑप्शंस हैं पुनरुद्भवन, मुकुलन, द्विविखंडन या विखंडन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा में अलैंगिक जनन द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा पाया कहाँ पर जाता है, तो नदी, तालाबों या झीलों के आसपास जो गीली मिट्टी पाई जाती है उनमें अमीबा पाया जाता है। इसके अलावा इसको प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जाता है और जिस विधि से इसको संश्लेषित किया जाता है उसको हे इन्फ्यूजन विधि कहा जाता है। ठीक है, ये विधि एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि अमीबा को प्रयोगशाला में संश्लेषित किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो हे इन्फ्यूजन विधि के द्वारा। इसके अलावा अमीबा की खोज रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने की थी। ठीक है, और ये क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी जीव है। अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण होता है। ऑप्शंस हैं सिर्फ पर्यावरणीय कारण, सिर्फ आर्थिक कारण, सिर्फ सामाजिक कारण या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करने का कारण पर्यावरणीय कारण भी है, आर्थिक कारण भी है और सामाजिक कारण। इन तीनों के कारण बड़े बांधों का विरोध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ताप संघट्य है। ऑप्शंस हैं मेलामीन, वल्कनित रबड़, पीवीसी या वेकेलाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक ताप संघट्य है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है फायर प्रूफ बिल्डिंग्स बनाने में भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज किया जाता है और पीवीसी का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। 1872 में पॉलीविनाइल क्लोराइड की खोज यूजेन बाउमैन ने की थी। ठीक है, किसने की थी, यूजेन बाउमैन, ये नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। दोनों भागों का चुंबकत्व चला जाता है, दोनों भागों की ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है या प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। सपोज कीजिए ये एक चुंबक है, इसमें दो ध्रुव होंगे, एक का नाम होगा उत्तरी ध्रुव और एक का नाम होगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एक चुंबक में हमेशा दो भाग रहेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब इस चुंबक को दो पार्ट में विभाजित कर दिया जाएगा तो ये जो चुंबक बटी दो भागों में, इसके अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाएंगे और ये स्वयं एक स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक चुंबक को कितने भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, कितना भी छोटा भाग हो, वो खुद एक स्वतंत्र चुंबक कहलाएगा और उसका प्रत्येक भाग चुंबक कहलाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल इसके बने होते हैं। ऑप्शन हैं इंसुलेटर, अर्धचालक, अतिचालक या चालक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, अर्धचालक। सौर सेल सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों के बने होते हैं और सौर सेल को फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें सोलर सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। ऑप्शंस हैं हृदय पेशी, पेशी नहीं थकती है, धारीदार पेशी या धारी रहित पेशी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, धारीदार पेशी किसी भी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं तीक्ष्ण मुख, बसा परत, विशाल आकार या सफेद फर। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय भालू के ऊपर जो फैट की लेयर पाई जाती है या बसा की परत पाई जाती है वो उनको ठंड से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल या घर्षी बल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षी बल या फ्रिक्शनल फोर्स
संपर्क बल का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त वलयों द्वारा नहीं किया जाता है, उसे पहचानिए। ऑप्शन है, यह टेक प्रदान करता है, यह O2 के अवशोषण में मदद करता है, यह हवा के अविच्छिन्न प्रवाह की अनुमति देता है, या यह श्वास नली के निपात को रोकता है। इसके द्वारा O2 के अवशोषण में मदद नहीं की जाती, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, यह O2 के अवशोषण में मदद करता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।